परम श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मंचासीन शिक्षा भूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, डॉक्टर संजीवनी केलकर जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मला यादव जी, श्री शिवानंद सिंधन केरा जी, महेंद्र जी, कल्पना जी, नारायण लाल जी समेत शैक्षिक महासंघ के समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं भगिनी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु भगिनी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर स्वयं जैसे आप सबको ही अनुभव हुआ होगा उसी प्रकार एक आनंद और धन्यता के भाव में मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। इस व्यास सभागृह में शिक्षा भूषण सम्मान होना अपने आप में अर्थपूर्ण है। व्यास जी को हम कहते हैं वो आदि गुरु है, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में ही अपनी संस्कृति में हम मनाते आए हैं। तो इसलिए व्यास सभागृह में ही ऐसे एक गुरुओं के, शिक्षकों के, आचार्यों के प्रति सम्मान प्रकट रूप से व्यक्त करना अपने मन में तो रहता ही है, उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करने से एक परंपरा को, एक सांस्कृतिक प्रवाह को हम आगे बढ़ाते हैं। यह स्वयं अपने अंतःशुद्धि के लिए और समाज के शुद्धि के लिए आवश्यक है। सम्मानित होने वाले व्यक्ति को लगता है ठीक है, आपने सम्मान किया है, मैंने केवल ये सम्मान नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये समस्त लोगों के लिए, ऐसे उनके नम्रता के भाव से वो कहते हैं और उस भाव के वो प्रामाणिकता से अनुभव करते ही हैं। लेकिन सम्मान क्यों करना चाहिए? सम्मान से आपने सम्मान पत्र में भी कहा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ स्वयं को गौरव अनुभव करता है। ये केवल शब्दों में प्रकट करने के विषय तो नहीं है, अच्छा लगता है इसलिए कहें, ऐसे नहीं है। राष्ट्र के जो जागृति के, जागरण के कार्य, समाज के प्रबोधन का कार्य, यह निरंतर चलना चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने की जो परंपरा जहां तक अपने देश में इस भूमि पर है, ऐसे विभूति लोग मंच पर आज देख रहे हैं आप उनको। एक है सन्यासी परंपरा, सन्यासी समुदाय अपने देश में जो है, उन लोगों ने समाज के गुरु बनकर राष्ट्र की जागृति के लिए समाज सही मार्ग पर चले, इसलिए स्वयं साधनारत होकर समाज के मार्गदर्शन करने का एक राष्ट्रीय कार्य करते रहते हैं। इसलिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, साधना का क्षेत्र में यह कार्य गुरुओं से, आचार्यों से, साधु संतों से होता रहा है। दूसरा एक पक्ष है जो विद्यालयों में, गुरुकुलों में
इस देश के पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को सुशिक्षित करके उनके अंदर ज्ञान और चारित्र्य, इसके विकास के लिए कार्य करने वाले गुरु समुदाय, आचार्य समूह, शिक्षक समुदाय। तीसरा एक है, वो है समाज में वंचित समुदाय। उनके कोई अपराध नहीं है, लेकिन निरीह लोग, चूंकि वो ऐसे झोपड़ियों में उनका जन्म हुआ, ऐसे बस्तियों में वो पैदा हो गए, जिनके माँ बाप उनके लिए अधिक नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो हतभाग्य लोगों के समुदाय हैं, वो समाज में अनाथ नहीं होने चाहिए। हम हतभाग्य हैं ऐसे महसूस नहीं करने चाहिए। इतने विशाल समाज, संपन्न समाज, सुशिक्षित समाज चारों ओर होने पर भी समाज के कुछ समुदाय अपने को अनाथ मानना, अपने को हतभाग्य अनुभव करना, यह किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए भूषण नहीं है। इसलिए ऐसे एक संवेदना से प्रेरित होकर समाज के सभी ऐसे बच्चे, वो अपने ही बच्चे हैं, इस ममत्व से, वात्सल्य से उनके विकास के लिए, ऐसे समूह के उन्नति के लिए कार्य करने वाले सेवाभावी लोग, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयत्न ऐसे कई लोगों ने स्वयं शिक्षक न होते हुए भी किए। डॉक्टर संजीवनी केलकर जी ने कहा कि मैं अध्यापिका शिक्षिका तो नहीं हूं। महाराष्ट्र में तो सावित्रीबाई फुले के एक परंपरा है, जिस प्रकार उन्होंने, और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने कैसे समाज के वंचित समुदाय के लिए शिक्षा से उनको समर्थ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एक अद्भुत प्रयत्न किया। वह इतिहास हम सब जानते हैं, उससे सबको प्रेरणा मिलती है, मिलने भी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने, जैसे अभी प्रारंभ में कहा, कई दशकों से शिक्षा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षकों के बीच कार्य कर रहा है। उन्होंने उद्देश्य भी बताया। शिक्षा के क्षेत्र में अपने मांगे पूरी होने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म से काम करने का काम कुछ लोग करते हैं। शिक्षकों के लिए समाज के पोषण और सरकार के सहूलत, यह समाज के किसी भी समुदाय के लिए जैसे मिलना चाहिए, वह उपलब्ध होना ही चाहिए। ये समाज और शासन के कर्तव्य है। और शिक्षकों को किसी भी समाज में सड़क पर उतरकर अपने मांगे पूरी करने के लिए यदि आंदोलन करना पड़ा, तो वह उस समाज के दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षकों का संघ केवल वह करने के लिए नहीं है। शिक्षकों के जो कार्य है वह राष्ट्र की जागृति के लिए यदि है, नई पीढ़ी के निर्माण के लिए यदि है, समाज के संस्कृति के प्रवाह को सशक्त बनाकर आगे की पीढ़ी को मार्गदर्शन देने का कार्य यदि है, तो शिक्षक उस दृष्टि से संगठित होना चाहिए। जैसे कहा गया, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में समाज,
राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। ये जो व्यवस्था है, ये पद्धति है, ये संतुलन है, इसके आधार पर चलना पड़ेगा। एक दूसरे के पोषक के रूप में, एक दूसरे के रक्षक के रूप में, एक दूसरे के अभिभावक के रूप में यदि यह कार्य होता है तो सभी का हित होगा, समुन्नति होगी। राष्ट्र के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन भारत एक करवट ले रहा है। आज विश्व के सामने भारत को भी विश्वगुरु पुनः एक बार उस आसीन पर स्थापित करवाने के एक बहुत बड़ा व्यापक प्रयत्न जारी है, होना भी चाहिए। और भारत के समाज के अंदर आज भी वह सामर्थ्य है, वह क्षमता है। हजार वर्षों के संघर्ष के कारण कुछ बातें हम भूल गए होंगे, कुछ विषय में हमारे दोष, हमारी गलतियां, हमारी कमियां हो सकती हैं। किसी भी समाज संपूर्ण रूप से दोष से मुक्त नहीं है, और अपने भारत के समाज के बारे में भी हम स्वीकार करते हैं, अपने समाज के अंदर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कलंक है, दोष हैं। लेकिन दोष है, कलंक है, इसलिए इसको घृणा से देखना नहीं है, प्रेम से देखना पड़ेगा, अपनत्व से देखना पड़ेगा। ये मेरा समाज है, इसलिए इसके अंदर जो दोष है इसको ठीक करने का, सुधारने का वह कार्य भी अपना ही है। काल के प्रवाह में, इतिहास के उतार चढ़ाव में, संघर्ष के दौरान हम कई प्रकार के ऐसे समस्याओं की, चुनौतियों के सामना करते हुए आज तक इस दुनिया में एक राष्ट्र के नाते जीवित हैं, यह कम बात नहीं है। आज भी हजारों वर्षों के पूर्व के जो ज्ञान भंडार है, ज्ञान संपदा है, उसको जैसे अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अग्निहोत्री जी ने उल्लेख किया, उसके बारे में आज पूरे भारत में और विश्व में भी एक आकर्षण, एक जागृति इस विषय के बारे में पुनः एक बार भारत के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के ज्ञान परंपरा को, ज्ञान व्यवस्था को समझकर आज के युगानुकूल संदर्भ में उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए जो आवश्यक शोध कार्य करने के एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को अपने स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को इस दृष्टि से स्थान स्थान पर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, शोध केंद्रों में तैयार करने के एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य हाथ में लेना ही पड़ेगा। नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक पोषक कार्य कर रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में यह बात है। तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता जो महसूस की गई, उसके प्रकाश में जो नई नीति आई, उसमें शिक्षकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। दौलत सिंह कोठारी जी के नेतृत्व में 1964 में जो आयोग की संस्तुति आई, उसमें उन्होंने शिक्षण के बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में विशेष रूप से आग्रह करके कहा था, इसमें जो आइसोलेशन है उसको दूर करना चाहिए, यह समग्रता से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। आज शिक्षा नीति उस दृष्टि से अपनी नीति प्रकट की है, क्योंकि शिक्षकों के तैयार करने के जो एक कार्य है, आचार्यों को तैयार करने का कार्य,
इस देश के अंदर हजारों वर्षों के शिक्षण की परंपरा में आचार्य शिक्षण, आचार्यों को तैयार करना एक बहुत बड़ा महत्व का काम रहा। गुरुकुलों के काम में यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। परंपरा के बाद नारायण लाल जी ने गुरु परंपरा के बारे में उल्लेख किया। परंपराएं व्यक्ति के जीवन में दो चीजें हैं, एक वंश की परंपरा है और एक विद्या की परंपरा है। वंश योनि, विद्या योनि ऐसे कहा जाता है। मैं किसके बेटा हूं, वो किसके हैं, मेरे दादा कौन है, परदादा कौन है, ऐसे कहकर मेरे जो खानदान है, वंश है, उसके बारे में लोग गर्व महसूस करते हैं। उसी प्रकार मेरे गुरु कौन है, वो किसके शिष्य थे, वो उनके गुरु कौन थे, इस प्रकार की गुरु परंपरा यह इस देश के अंदर गर्व महसूस करने के एक ऐसी बात थी। इसलिए गुरु परंपरा जो है वह केवल एक सांस्कृतिक दृष्टि से गुरु परंपरा की बात नहीं है। एक गुरु, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। इस कारण से विद्या की जो परंपरा चलती है, ज्ञान की जो परंपरा चलती है, वह केवल पुस्तक के ग्रंथ के ज्ञान नहीं है, बुकिश नॉलेज के नहीं है, एक आचरण के, व्यवहार के, चारित्र निर्माण के, तद्वारा राष्ट्र निर्माण की एक परंपरा है। इसलिए इस देश के अंदर आचार्यों ने राष्ट्र निर्माण के बहुत बड़ा कार्य किया। एक चाणक्य ने, एक विद्यारण्य ने, जिस प्रकार उन्होंने राज्य निर्माण के लिए वो सिंहासन पर, पीठ पर या दरबार में बैठने की इच्छा एक दिन भी नहीं रखे, लेकिन समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा और पोषण के लिए एक योग्य राज्य व्यवस्था की जो आवश्यक है, उस दृष्टि से भी प्रबोधन करने का, जागरण करने का कार्य उस समय के आचार्यों ने किया था। तो यह इस देश की इतिहास है। सामान्य व्यक्ति अपने कुटुंब में कैसे जीवन निभाने चाहिए से लेकर देश के प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूत विदेशों में जाता है तो वो कैसे व्यवहार करना चाहिए, तब वहां तक आचार्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा शिष्यों को इस प्रकार के ज्ञान देने के, कौशल देने के, व्यवहार और आचरण को सिखाने के एक बहुत व्यापक, विशाल, गहरी परंपरा भारत के अंदर सदियों तक चलती रही। इसलिए इन बातों के कारण भारत एक आत्मसम्मान से, आत्मसामर्थ्य से दुनिया के सामने खड़ा होने का वह कार्य किया था। आज उस दृष्टि से पुनः एक बार विश्व गुरु बनने के लिए इन बातों को लेकर अपने अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक पोषक कार्य कर सकती है। लेकिन जब तक हजारों लाखों लोगों के प्रयत्न, परिश्रम, प्रतिभा के आविष्कार, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये यदि नहीं होता है तो केवल नीति क्या करेगी? No policy is a substitute for good action. कृति आवश्यक है। जैसे संविधान के संदर्भ में पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था, if the government is a good government, even the bad constitution can be worked out. If the government is a bad government, even the best of the constitution cannot be implemented. इसलिए नीति कैसे है ये अपने जगह पर उसके एक महत्व है, लेकिन उसको उतारने वाले, उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं, उनके चरित्र क्या है, उनके परिश्रम के स्तर क्या है, उनके प्रतिभा की गहराई क्या है, वो किस दृष्टि से समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को, इतिहास को, व्यक्तियों को, अपने शिष्यों को, व्यवस्था को देखते हैं, यह मायना रखता है।
इस दृष्टि से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जो उद्यम है, शिक्षकों के संगठित करते हुए समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का, उस दृष्टि से, उस प्रकाश में जिन्होंने यह कार्य करने के प्रयत्न किया, ऐसे विभूतियों के, ऐसे व्यक्तियों के सम्मान करते हुए हम अपने दिशा क्या है यह स्पष्ट कर रहे हैं। जिनके आज यहां सम्मान हुआ, उनमें से 2 आचार्यों को तो मैं वर्षों से जानता हूं। डॉक्टर संजीवनी केलकर जी के बारे में थोड़ा सुना था, परिचय तो नहीं था, लेकिन मीनाक्षी जी और कुलदीप जी अग्निहोत्री जी के बारे में तो उनके सामने कहने के लिए मुझे संकोच होता है, क्योंकि हमारा संबंध ऐसे है, उनके बड़प्पन है, उनकी महानता है। मैं उनके साथ, उनके स्टूडेंट के साथ जैसे भी रह सकता हूं, मित्रता के साथ भी व्यवहार कर सकता हूं, और संगठन के एक पदाधिकारी के नाते भी उनके साथ व्यवहार कर सकता हूं। ये तीनों करने के लिए उन्होंने मुझे स्वातंत्र्य दिया है, ये उनके बड़प्पन है। तो मीनाक्षी जी के साथ मैं कई बार छोटे मोटे झगड़ा भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब मुझे पता चला इस कार्यक्रम में उनके सम्मान हो रहा है, तो मैंने उनको फोन नहीं किया। मैं यहां आने के बाद भी, क्योंकि मैं फोन करता तो उनको लगेगा जो सच नहीं है मैंने नाम दिया होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है। न कुलदीप अग्निहोत्री जी का मुझे मालूम नहीं था। मैं जब तक आह्वान निमंत्रण पत्र देखा तब तक मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जब देखा मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वैसे सहजता से उनको सम्मान करने के लिए मुझे मौका मिलता ही नहीं था। आज वो मिल गया, वो भी स्वामी जी के सानिध्य में, और व्यास सभागृह में, नागपुर में, रेशम बाग में। तो इसलिए मुझे शिक्षण भूषण के जो सम्मान उनको मिला, जितना आनंद हुआ होगा, और मुझे भी उतना ही आनंद हुआ। आचार्य लोगों के संदर्भ में भारत में अधिक मुझे कहना नहीं है। शिक्षक, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य, आचार्य देशीय, गुरु, ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों में कहते हैं। तो कौन क्या बने, वो अपने अपने को सोचने का विचार है। सभी शिक्षक गुरु बने हैं क्या? सभी उपाध्याय आचार्य हो गए हैं क्या? तो यहां शायद हरिराम त्रिपाठी जी बैठे हैं, बाद में उसके एक एक अर्थ क्या है आप बता सकेंगे। गुरु यानी भारी है, महत्व है, गुरु आकर्षित करते हैं, इसलिए तो गुरुत्व है भूमि को, पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु होने के कारण वो गुरुत्वाकर्षण है। गुरु आकर्षित करता है या करती है तो क्या है? आकर्षण करने के उनके अंदर वो व्यक्तित्व है, वह ज्ञान है, वह चारित्र्य है, इसलिए दूसरों को आकर्षित करते हैं। तो गुरु के संदर्भ में मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूंगा। गुरु के काम माता और पिता के दोनों के हैं, गुरु को तो है ही, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए गुरु, आचार्य तो शिक्षक अपने शिष्यों में स्वयं को देखकर उस दृष्टि से उनको बड़ा करते हैं। गुरु की विशेषता के वर्णन चरक संहिता में जो किया है, उसमें जो एक लंबा है वो, उसमें ये कहा गया है कि समस्त वेदों सार्वदेशिकों जानने वाले, पवित्र जो हो, संवेंद्रिय संपन्न हो, मनुष्यों की प्रवृत्ति व भेद को समझने वाले हो, संपूर्ण शास्त्र पढ़े हो, शास्त्रों की स्मृति भी हो, यानी शास्त्र पढ़ लिया भूल गए ऐसा नहीं है, उनकी स्मृति भी रहनी चाहिए। अहंकार, क्रोध तथा निंदा से जो मुक्त हो,
क्लेश सहन करने वाले हो, शिष्य पर अपार प्रेम रखने वाले हो, विषयों को पढ़ाने की कला यह स्वयं जानते हो, और ऐसे आचार्य जो केवल ज्ञान देते नहीं है, शिष्यों को गुण संपन्न बनाते हो। इतने सारे गुण बता दिया। वो सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो जीवन भर करने का विषय है। एक दिन आचार्य जो बने, वो विद्यार्थी के नाते स्वयं को आचार्य के नाते गढ़ना चाहिए। हम संघ के प्रचारकों में, प्रचारक प्रशिक्षण में एक बात कहते हैं, प्रचारक एक दिन निकले हैं, घोषणा हो गई प्रचारक करके, तुम प्रचारक घोषणा हो गए तो प्रचारक बन गए, ऐसे नहीं है। अब प्रचारक बनने की यात्रा शुरू हो गई, इसलिए प्रचारक बनने के प्रयत्न करते रहना, प्रचारक बनने के हर प्रकार के प्रयास करते रहना। मुझे लगता है शिक्षक या आचार्य के लिए भी यह बात लागू होती है। शिक्षक या आचार्य के नाते हमने प्रारंभ किया यात्रा, तो यात्रा प्रारंभ करने के बाद आचार्य बनने के लिए, गुरु बनने के लिए प्रयत्न करने हैं। इसलिए स्वयं विद्यार्थी भी है। जो स्वयं विद्यार्थी नहीं है, ऐसे गुरु पूर्ण रूप से गुरु बन नहीं सकते। इसलिए गुरु को शिष्य भी बनना पड़ता है, लेकिन गुरु के नाते, आचार्य के नाते अपने भूमिका निभाते हुए माता और पिता भी बनने हैं। और कहा गया है कि आचार्य बाहर की चीजों के सिखा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर को भी झांक कर देखने के बात उनके अंदर वो निर्माण करने चाहिए। उपनिषद की बात है, कश्चित् वीरः प्रत्यगात्मानम् आवृत्तम चक्षुः अमृतमिच्छन्। सभी इंद्रिय बाहर देखते हैं, लेकिन कुछ ही वीर ऐसे होते हैं, कुछ ही धीर ऐसे होते हैं जो अंदर झांक कर देखने के स्वभाव प्रकृति रखते हैं। इसलिए उस आवृत्त चक्षु को अमृतत्व मिच्छन, अंदर प्रत्यगात्मा होने के, इसको जागृत करना यह शिक्षक के काम है। इसलिए श्री अरबिंदो ने जो शिक्षकों के लिए कहा, महर्षि अरबिंदो ने, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। Teacher is not an instructor or a taskmaster. He is a helper and guide. His business is to suggest and not to impose. He doesn't actually train the pupil's mind. He only shows him how to perfect his instruments of knowledge and helps and encourages him in the process. He doesn't impart knowledge to him. He shows him how to acquire knowledge for himself. इसलिए मैंने एक जगह पर पढ़ा, अपने उपनिषद में कहते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक है, मार्ग बनाते हैं, बताते हैं, चलाने के सिखाने का काम उनका नहीं है। तुम भी मेरे जैसे मार्ग बनाओ अपने जीवन में। आचार्य पादमदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सह ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। एक चौथाई आचार्य सिखाते हैं, एक चौथाई बाकी मित्रों के कारण सीखता है, और एक चौथाई शिष्य स्वयं अध्ययन करके सीखता है, और एक चौथाई शिक्षा के केंद्र से, विद्यालय से, महाविद्यालय से बाहर निकलने के बाद जीवन में धीरे 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 कालक्रमेण सीखता है। इसका अर्थ यह हो गया, शिक्षक के काम एक चौथाई है, वो विद्यालय का काम है, लेकिन बाकी तीन चौथाई के लिए उसको तैयार करना, बाकी तीन चौथाई करे, बाकी लोगों से सीखे, स्वयं स्वमेधया। इसके लिए उनको कौन बताएगा, प्रेरणा देगा? उसके लिए उनको सिद्धता कौन करेंगे? इसलिए बाकी तीनों में वो सफल हो पूर्ण रूप से,
इसके लिए आवश्यक उनके अंदर सामर्थ्य को, क्षमता को, इच्छा को, प्रवृत्ति को, स्वभाव को, आचरण को, चारित्र को, परिश्रम को, ये जागृत करने का कार्य है ना। युग बदलता है, समय बदला होगा। आधुनिक काल में मौलिक बात जो है वो वैसे ही रहेगा, इटर्नल प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसिएंट ऑर्डर। इसलिए प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। वर्तमान में गुरुकुल की पद्धति सब जगह संभव नहीं है। आज जहां गुरुकुल है वो तो चलेगा, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बहुत सारे लौकिक शिक्षा को हम सिखा रहे हैं। कॉमर्स सिखा रहे हैं, लॉ सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन सिखा रहे हैं, आईटी सिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, और भी 2500 प्रकार के हम सिखा रहे हैं। ये सब स्किल्स हैं, लौकिक जीवन के हैं, जो अविद्या है। उपनिषद की भाषा में जो विद्या है वो आत्मविद्या है, खुद को समझने की है। स्वयं को समझकर स्वयं को सर्वत्र जड़ चेतना में देखने की जो विद्या है। मैं और आप अलग नहीं हूं, मैं और ये सृष्टि भिन्न नहीं है। ये जो समझ और उसकी अनुभूति और उसके आधार पर आचरण, सब में मुझे देखना और मेरे अंदर सबको देखना, संजीवनी जी को ये देखने को मिला। इसलिए डॉक्टर केलकर वहां उनके अंदर स्वयं को देखती है और स्वयं के अंदर उनको देखती है। इसी को विद्या कहा है हमारे यहां। लेकिन मनुष्य के निर्माण के लिए नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, ये तीनों आवश्यक है। केवल नॉलेज नहीं है, वैल्यूज, नॉलेज है वैल्यूज नहीं है, रावण बनेगा। रावण कम नॉलेज वाले नहीं थे। वैल्यूज के अभाव में मनुष्य अहंकारी होता है। ज्ञान है लेकिन स्किल नहीं है, उसको कैसे उपयोग करना है ये आता नहीं है। एक विदेश के शिक्षणवेत्ता ने एक बात बताई थी, नीबर करके उसका नाम है। एजुकेशन इज द एक्विजिशन ऑफ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन इज द एक्विजिशन ऑफ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान को कैसे उपयोग करना चाहिए, इस कला को सीखना यह शिक्षण है। इसलिए ज्ञान है, उसके लिए आवश्यक स्किल नहीं है। जीवन के कौशल को भी सीखना पड़ेगा। इसलिए आज हम जिस चरण पर राष्ट्र के नाते हम खड़े हैं, वहां इस देश के अगली पीढ़ी के युवक युवतियां, बालक बालिकाएं, नवजात शिशु, ये सब इस देश को, इस राष्ट्र को उस उच्च स्तर पर ले जाना है। इसलिए उनको तैयार करने के लिए भारत के समाज को एक महान प्रयास करने की आवश्यकता है। उस प्रयास का शुभारंभ हो ही चुका है। भारत के अंदर, भारत के एक यहां के आत्मा, यहां के स्व, यहां के इतिहास के स्मृतियां, यहां के संस्कृति के प्रवाह की प्रेरणा आज भारत को पुनः एक बार उस मार्ग पर जाने के लिए, उद्यत करने के लिए वह उठ गए हैं, जागृत हो गए हैं। तो अंधेरा दूर होता है तो बहुत सारे जो रात्रि भर काम किए हुए विरोधी शक्तियां भी थोड़ा सा आवाज करती हैं, नहीं करती ऐसे नहीं है, क्योंकि सूर्य को देखने की इच्छा नहीं होती। वो जो बैट्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उनको रात्रि में रहने की इच्छा होती है। तो इसलिए ऐसे वो आवाज करेंगे,
क्योंकि वो प्रकाश को देखना और प्रकाश को चाहने वाले लोग नहीं हैं। हम तो प्रकाश को चाहने वाले लोग हैं, प्रकाश को लाने की इच्छा रखने वाले नहीं हैं, प्रकाश के सृजन करने के सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। इसलिए प्रकाश को देखने वाले, प्रकाश को लाने वाले और प्रकाश को सृजन करने वाले समाज को विरोधी तत्वों से न झुकना है न डरना है, लेकिन सावधानी रखनी है। भारत के स्व को जागृत करने के लिए जो एक मंगल वेला आज आई है, इसलिए भारत के सही इतिहास को सामने लाना पड़ेगा। अयोध्या के बारे में पुस्तक लिखने पर क्या संकट झेलना पड़ा, यह मीनाक्षी जी ने जैसे कहा, वो इनके अकेले की कहानी नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोगों के हैं। पीएचडी करने के लिए विद्यार्थी गए, उनके प्राध्यापक ने कहा इस विषय पर पीएचडी नहीं करना है, मैं गाइड नहीं बन सकता, तुम्हारे होगा नहीं है, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं होगा। राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्रीय संस्कृति के संदर्भ में, राष्ट्र के सही इतिहास के संदर्भ में पीएचडी करने के लिए विद्यार्थी जाता है तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग ऐसे थे, उसको अनुमति नहीं दिए। ऐसे 20 घटनाएं हैं, मैं स्वयं जानता हूं। ऐसे परिस्थिति रही, आप लेख भेजेंगे तो छापने वाले समाचार पत्र इस लेख का कोई उपयोग नहीं है, ऐसे किया था। एक जमाना ऐसे रहा, इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती, देश के स्व जागृत हो रहा है। इसलिए कॉलोनाइज्ड माइंड्स जो हुए, औपनिवेशिक एक गुलामी के दास्यता के जो मन मस्तिष्क इस देश के अंदर दशकों तक चला, वह अब समाप्त होकर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रयत्न करते हुए एक सच में बौद्धिक स्वातंत्र्य के तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस वैचारिक संघर्ष में बौद्धिक क्षत्रियों की आवश्यकता अधिक है। इसलिए आचार्यों के एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक अपने शिष्यों को प्रेम से, अपने पुत्र जैसे, पुत्री जैसे सोचकर उनके जीवन के लिए उनको तैयार करना एक प्राथमिक कार्य तो है ही। उनको ज्ञान संपन्न, चरित्र संपन्न बनाने का कार्य है ही। उनके अंदर के प्रतिभा को जागृत करने के कार्य तो है ही। लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से इस स्व को जागृत करने का कार्य डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी ने, डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अपने अध्यापन का कार्य करते हुए इस कार्य के, इस राष्ट्रीय स्व को, भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है, संस्कृति के, इतिहास के, महापुरुषों के जीवन के, भाषा के, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में इस दृष्टि से कठिन परिस्थिति में कार्य करके हमारे लिए उस ज्ञान के अमृत को हमारे सामने उन्होंने रखा है। ऐसे जितने भी लोगों ने कार्य किया है वो सब अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है और हम उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता है। अब समय है उस ज्ञान को, उस परिश्रम के फल को ठीक से उपयोग करते हुए भारत के समाज की आत्मा को जागृत करने का, यहाँ के स्वबोधित राष्ट्र विश्व गुरु बनने के उस दिशा में जाने के लिए हम सबके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास और परिश्रम, उसकी पराकाष्ठा करने के लिए अपने को संकल्प लेना है। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम यह संदेश हम सबको दिया है अपने ही तरीके से, ऐसे मैं मानता हूं।
पुनः एक बार सभी को धन्यवाद, नमस्कार।